तो फिर इसको मतलब आप किस तरह से लेंगे? जो अमेरिका के अखबारों में छपा है, इसका कुछ असर हमारे देश पर पड़ेगा, हमारे देश के लोगों पर पड़ेगा, आम जनता पर उसका कुछ असर पड़ेगा? तो उनका किसान और मजदूर की बात, लाखों किसान बॉर्डर पर अपनी हक की मांग कर करके और वहां 800 लोगों की शहादत देके घर लौट गए, और आज मनरेगा जैसी बहुत बड़ी मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना को ये लोग बंद करने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग स्वयं ही सरकार की अत्याचार की जद में है, तो वे लोग तो कर ही क्या सकते हैं, लेकिन प्रभाव उन लोगों को जरूर पड़ेगा जिन लोगों की कम्युनिटी के साथ हम यहाँ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और हमारे लोग उन देशों में काम कर रहे हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा पैदा कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन लोगों को अवश्य वहां प्रभाव पड़ेगा अगर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई तो। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से यह छपा है अमेरिका के अखबारों में और विश्व इस पर चर्चा कर रहा है और चिंता जता रहा है, अगर विश्व से हमारे देश के लोगों को वापस भेजा जाने लगा कि यह कहकर कि यह यहाँ पे नफरत फैला देंगे, हमारे यहाँ भी वैसे ही हालात पैदा कर देंगे, या लोग रहेंगे तो जहर भेजेंगे, हर देश सोचेगा भाई यह नफरत फैलाने वाले लोग हैं, तो हर हर देश सोचेगा। तो अगर सब हर देश ने वापस कर दिया, हमारे देश में आ गए लोग, तो फिर क्या खाएंगे क्या पिएंगे? सरकार तो डपली बजा रही है, सरकार तो कुछ दे नहीं रही है, काम धंधा तो है नहीं हमारे देश में। हाँ, तो इनकी इनकी कोई गुप्त मंशा है जो मेरी तो पकड़ में नहीं आ रही। मैं इस लाइव में बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा इस बात को एकांत में भी विचार करता हूँ, मैं बहुत खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की आखिर मंशा है क्या। कोई ऐसी छुपी हुई मंशा है सर, मेरे मैं ही नहीं, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर इसको आज खोजने की कोशिश करेगा तो पकड़ से बाहर है। इनकी सारी एक्टिविटीज, इनके सारे क्रियाकलाप इतने अजीबो गरीब है कि समझ में नहीं आता कि लोग करना क्या चाहते हैं। तो अब एक चीज यह बताइए कि इस देश के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, जो आने वाले वक्त में इस देश के भविष्य है, जिन्हें देश चलाना है, शिक्षा स्वास्थ्य पर तो इन लोगों का कब्जा हो गया, शिक्षा मिलना नहीं है और इतना महंगा हो गया कि हर किसी के बस का नहीं है अपने बच्चों को पढ़ा लेना। तो अब उनके भविष्य को कहां देखते हैं आप? आने वाली पीढ़ियां जो हैं गुलामी झेलेंगी या लड़ाई लड़ेंगे? देखिए सर, चीजें जब देखो, प्रकृति ही सारी चीजों की जनक है, माता है, वही चीजों को प्रकट करती है, वही समाप्त कर देती है। तो अगर ये तानाशाही है तभी ये समाप्त होगी, क्योंकि जब रामराज नहीं रहा तो तानाशाही कैसे रहेगी। राम तो रामराज उदाहरण है अपने आप में कि भैया क्या चाहते हैं कि रामराज ना। तो राम जैसा अच्छा राज्य नहीं रहा तो आताताइयों का भी नहीं रहेगा, अंग्रेज नहीं रहे। तो अगर ऐसे जो तानाशाही का आज माहौल इन्होंने खड़ा किया है देश में, तो रहेंगे तो ये भी नहीं। लेकिन सिर्फ युवा जब तक जागृत नहीं होगा, युवा अपना स्वयं का विचार अपने अंदर से पैदा नहीं करेगा और उसको अमल करना शुरू नहीं करेगा, तब तक इन लोगों का तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि उनके पास अपना जो एजेंडा है वो हमारी पकड़ से बाहर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह संस्थाएं कहाँ गायब हो गई जो 14 के पहले हर जगह आंदोलन करने लगती थी? अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, निर्भया कांड को लेकर के हुआ, या बाकी किसान हुए, या बाकी मजदूर संघ हुआ, बाकी और लोग हुए, महिलाएं हुई, अलग अलग लोग धरना प्रदर्शन करते थे, सड़कों पर दिखते थे, वह कहाँ गायब हो गए? अब क्या उनको नहीं दिख रहा है कि सरकार क्या कर रही है? पहले तो रोजगार लोगों को मिल रहा था, खाने को मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, महंगाई कम था, तो लोग सड़कों पर दिखते थे कि सरकार ऐसा ऐसा कर रही है। अब नहीं लोगों को दिख रहा है, अब आंखों पे पट्टी बांध लिया है क्या सबने? देखिए, वे लोग जो थे पहले जो आंदोलन किया करते थे उनका तो मुझे नहीं पता,
लेकिन जिन लोगों ने इस देश में अपनी आवाज को संवैधानिक तरीके से अगर रखने की कोशिश की है मौजूदा सरकार की कार्यावधि में, तो उन लोगों की आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया है। वो प्रयास ही नहीं, ये लोग सफल भी हुए। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण किसान आंदोलन है। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश में है, मुझे और ज्यादा राज्यों का तो नहीं पता, एक भूमि विकास बैंक एलडीबी बैंक है हमारे यहाँ, जो किसानों को ऋण मुहैया कराती आ रही पिछले कई सालों। अब उस बैंक की नियमावली मुझे नहीं पता कब उसकी स्थापना हुई, कब बनी, लेकिन मौजूदा समय में उसकी जो क्रिया प्रणाली है वो इतनी किसानों के खून चूसने वाली है कि जिन लोगों ने 10-20 हजार का लोन लिया किसी के दादाजी ने, उसने भी चुकाया, उसके बेटे ने चुकाया और पोता भी चुका रहा है, फिर भी उसका 10-20-50 हजार का लाखों रुपए बकाया है। तो हम लोगों ने उस एलडीबी बैंक के किसानों का डेटा इकट्ठा करके और हमने प्रयास किया कि हम इसको सरकार तक पहुंचाएं और उसके उसमें नीतियों में सुधार करें। तो बहुत छोटा सा आंदोलन था, 24 दिसंबर की बात है ये, तो कल 24 दिसंबर के आर्टिकल पर तो हम लोग एक ज्ञापन पीएम साहब को देने जा रहे थे और हम उसके बाद में मुख्यमंत्री तक इस आवाज को उठाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन 24 दिसंबर को हमारा जो कार्यालय है, हमारे जो लक्ष्मण सेना के लीडर है रामनाथ सिंह सिकरवार, जो लोकसभा का चुनाव भी कर रहे थे, वहां से हमने उसको काफिले को शुरू किया। वहीं जाकर पुलिस पहुंचती है और हम सारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया। करीब 400-500 किसान हम लोगों ने कलेक्ट्रेट पर बुलाए थे आगरा, तो वो पूरा प्रोग्राम विफल कर दिया। तो ये लोग अगर कोई करने की कोशिश भी करता है, हम जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करता है, तो उस आंदोलन को ये बलपूर्वक कुचलने का प्रयास करते हैं। और ऐसे कई आंदोलनों में ये सफल भी हुए। और उसकी सबसे बड़ी वजह और है गिरी साहब कि अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है तो आज की तारीख में मीडिया उसको तवज्जो नहीं दे रहा, ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके और उसको एक माहौल बनाया जा सके। मीडिया भी उसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सारी वजह जो मैंने जानी है वो मैंने आपसे शेयर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, यह बताइए कि यह सारी चीजें जो चल रही हैं, तो इसका जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, युवा वर्ग अगर इसी तरीके से बेरोजगार रहा, निराशा में रहा, तो या तो वो नशे की तरफ जाएगा या वो टूट जाएगा, सुसाइड कर जाएगा। क्योंकि मजदूरी भी अब इस देश में लोगों के पास नहीं मिल रही है। अगर व्यक्ति आज एक, मुझे पूरा शायद आपको याद हो, अभी कहीं कोई मैंने खबर पढ़ी थी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि होमगार्ड के लिए कुछ थोड़ी सी जगह निकाली किसी सरकार ने, और होमगार्ड की बहुत ज्यादा शैक्षणिक योग्यता या फिजिकल जो होता है स्किल वो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसके लिए कई हजारों बच्चे जो है, जो जिनके पास MBA और तमाम तरीके की डिग्रियां थी, वो जाके उसमें लाइन में खड़े हो गए और उसको संभालना मुश्किल हो गया। तो हालात इस हद तक हैं कि लोगों को छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो युवा का भविष्य तो घोर अंधकार में होने वाला है, घोर अंधकार में होने वाला है। यानी कि इस देश को फिर एक आंदोलन की जरूरत है और वह आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा है। नहीं हो नहीं पा रहा है, ये आज का है, लेकिन होगा नहीं ऐसा तो हम नहीं कह सकते, निश्चित ही होगा। और मैं स्वयं एक देश बचाओ अभियान के नाम से एक अभियान चला रहा हूँ। एक मेरे मित्र हैं जो देश बचाओ पार्टी के नाम से एक पार्टी चला रहे हैं, और बहुत सारे अभियान देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नाम पर आज इस देश में चल रहे हैं। तो ये एक हो सकता है छोटा प्रयास लगे अभी लोगों को, लेकिन देश बचाओ जैसे शब्द इस्तेमाल करने की अगर आज इस देश में जरूरत पड़ रही है, और ये क्या संदेश दे रहे हैं इस तरीके के टाइटल, ये लोगों को समझना है। तो फिर एक चीज यह बताइए परमार जी कि जिस तरह से आज अमेरिका ने छाप दिया, चेहरा छाप दिया, आधिकारिक तौर पर चेहरे छप गए, अब तो विश्व जान गया इनको कि यह नफरती लोग हैं, ठीक है। इस देश को इन लोगों से युवा ही बचा भी सकते हैं, युवा
जब सड़क पर उतरते हैं तो अच्छो अच्छो की हवा निकल जाती है, या तो चंद नफरती लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, एक बार डट के सामने आदमी खड़ा हो जाए तो बिल में ढुक जाएंगे, या सब ऐसे इतने बड़े डरपोक है, अभी डराने की कोशिश कर रही है। यह तो बात सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी अगर मुहिम बना रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी के साथ बाकी पार्टियों को आकर के नहीं खड़ा होना चाहिए? इस वक्त भी राजनीति जरूरी है क्या देश में, या देश को बचाना जरूरी है? या राजनीतिक दल जो हैं अलग अलग, इनमें क्यों विभाजन है, या क्यों नहीं एक हो रहे हैं? देखिए सर, इसकी सीधी वजह यह है कि जो भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल बने हैं, वे जो आज इनका संचालन कर रहे हैं, लीडरशिप जिनके हाथ में, वो दल उन्होंने बनाए हैं, उनको वे दल विरासत में मिल गए हैं। आप किसी का भी उदाहरण देखिए, और जिन लोगों ने संघर्ष देखा ही नहीं, जिन लोगों ने मकान बनाया ही नहीं, तो बने हुए मकान में पूरी सुख सुविधाओं के साथ रहने का मौका मिला है, उनको संघर्ष का पता ही। ये लोग सिर्फ सत्ता भोगने के लिए बैठे हैं। अगर वे सत्ता भोगने के लिए नहीं बैठे होते तो आज जरूर सड़कों पर होते, और इस समय पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि विपक्ष को एकजुट होकर इस संघी विचारधारा से, इस सत्ता से संघी विचारधारा को बेदखल करें। सारे विपक्ष को एकजुट होकर के, ये वर्तमान समय की बहुत बड़ी मांग है। और अगर इन लोगों ने अब लापरवाही की और ये मोदी और अमित शाह जी वाली विचारधारा बहुत समय तक इस देश पर राज करती रही, तो इस देश में कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी कि इस देश को बहुत लंबे समय तक संचालित किया जाए। तो फिर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को ही फिर एक आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसने पहले आजाद कराया था, और बाकी किसी से उम्मीद नहीं किया जा सकता? नहीं, जो लड़ना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, कांग्रेस लड़े, ओम वर्मा लड़े, श्यामगिरी लड़े, कोई लड़े, जो लड़ना चाहते हैं वे लड़े, और लड़ रहे हैं लोग, और जो नहीं लड़ना चाहते वो आजादी की लड़ाई में भी नहीं लड़े। तो इस समय भी कांग्रेस ने एक मिनट रुको, कांग्रेस का एक बयान आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, देश को आजाद कराया, अपनों को गंवाया है। सही बात है, हकीकत है। आजादी के बाद भी कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े नेताओं को खोया है, शिकार हुए। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी इसके जीते जागते उदाहरण है, लोगों ने प्राण गंवाए हैं। भाजपा ने तो कोई आजादी में या आजादी के बाद में कोई अपना नुकसान तो पहुंचाया नहीं, हुआ नहीं है उसका, तो उसे उसकी कीमत पता नहीं। कंगना रनावत जैसे लोग कहते हैं कि 2014 के बाद मोदी आए तो देश आजाद हुआ। यह नया भारत है कि बेरोजगारी है, नफरत है, लोगों से घृणा की जा रही है, पीटा जा रहा है, और विश्व के अखबारों में छप रहा है कि यह लोग नफरत फैला रहे हैं। यह नई आजादी है। तो ऐसे में कांग्रेस अगर निकल रही है, 5 जनवरी से कांग्रेस ने ऐलान किया है कि देशव्यापी आंदोलन अब इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए करेंगे, तो लाजमी है लोकतंत्र को भी स्थापित कांग्रेस ने ही किया है और संविधान को भी स्थापित कांग्रेस ने ही किया है। तो अब लोकतंत्र और संविधान की वजह से लोगों को हक मिलता था, इस देश के लोगों को, युवाओं को, दलित को, अति पिछड़े को, अल्पसंख्यक को, ठाकुर को, ब्राह्मण को, सबको सबका हक मिलता था, और अब सबका हक छीना जा रहा है। ब्राह्मण भी तो चिंतित है। उत्तर प्रदेश के 46 विधायक, ब्राह्मणों विधायकों ने बैठक की ना भाजपा के खिलाफ कि हमारा सम्मान और हक नहीं दिया जा रहा है। ठाकुरों ने भी की बैठक कि हमारा हक नहीं मिल रहा है। तो जब मैं यह कह रहा हूं कि ठाकुर चिंतित है कि हमारा हक नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण चिंतित है कि हमारा हक नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, और दलित चिंतित है, अति पिछड़ा चिंतित है, आदिवासी चिंतित है, अल्पसंख्यक चिंतित है, तो फिर यह सरकार या यह लोग हिंदू मान किसको रहे हैं, किसको हिंदू मान रहे हैं? ठाकुर को सम्मान नहीं देंगे, ब्राह्मण को देंगे नहीं, तो यह लोग हैं कौन? नरेंद्र मोदी या आरएसएस के मोहन भागवत जैसे लोग, यह लोग कौन है इस देश के, जो इस देश को ही अस्वीकार करके और कह रहे हैं कि मतलब कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? कौन, कहां से आए हैं ये हिंदू? बात तो आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल गिरी साहब,
लेकिन कांग्रेस को भी अपने ऊपर, देखिए कांग्रेस में अगर लोग विश्वास नहीं जता पा रहे, या तो ये कांग्रेस के खिलाफ लोगों में नफरत भरने में इतने सफल रहे हैं कि जो अच्छे खासे जो लोग थे वो आज ना तो कांग्रेस के बारे में एबीसीडी जानते हैं, ना कांग्रेस का इतिहास जानते हैं, ना आजादी की लड़ाई का इतिहास जानते हैं, ना आजादी की लड़ाई के पूर्व हालातों पर भी जानना चाहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ या तो इतनी नफरत भर दी है कि कांग्रेस की अच्छी बातें भी लोगों को समझ में नहीं आ रही। दूसरा पार्ट ये भी है कि कांग्रेस को भी अपने अंदर विचार करना चाहिए कि कहाँ कहीं ना कहीं भूल तो हमसे हो रही है कि लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा विश्वास नहीं जता पा रहे, तो अंदर भी चीजों को दुरुस्त करें, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी को अगर महसूस कर रही है कि देश हमारा है, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमने अपनों को खोया है, तो कांग्रेस अगर इस चीज को गंभीरता से समझ रही है तो अपने संगठन के ढांचे को मजबूत करें और जो भी कमियां उन्हें खोजें और उसके बाद में अपना काम करें। और युद्ध के मैदान में आवाज और चिट्ठियां किसी को भेजी नहीं जाती सर, हमेशा युद्धों का इतिहास उठा के देखेंगे तो वहां पर सिर्फ मारूबाजी और ढोल बजता है, और जिनके रगों में वीर रक्त होता है, स्वाभिमानी खून होता है, वे योद्धा स्वयं ही मैदान में निकलकर आ जाते हैं। तो कांग्रेस का काम है कि अपनी रणभेरी बजाए, जिन लोगों में योद्धाओं का, क्रांतिकारियों का खून है, वे अपने आप ही आएंगे, आते रहे हैं। जो किसान बॉर्डर पे आए थे ये भी क्रांतिकारियों के वंशज थे और उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी, 800 शहादत दे के गए हैं। और आज भी अगर उनकी जमीन की तरफ कोई सरकार, कोई भी तानाशाह किसानों की जमीन की तरफ आंख उठा के देखता है तो आज भी किसान योद्धा निकल के फिर मैदान में आएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, अन्ना हजारे आए थे मैदान में, उनको लोकपाल चाहिए था, अब कहाँ है अन्ना हजारे? लोकतंत्र नहीं चाहिए अन्ना हजारे को? देखिए कुछ सब्जबाज ऐसे दिखाए गए हैं कुछ लोगों को कि उनको हरा ही हरा नजर आ रहा है। मैं तो ऐसा कहूंगा या तो या किसी षड्यंत्र के तहत नहीं, किसी प्रोपोगेंडा के तहत, किसी एजेंडा के तहत वो लोग वहां बैठे थे, या फिर वो सब्जबागों में बह गए, अब उन्हें चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है। बस यही एक दो कारण हो सकते हैं। प्रशांत भूषण जो है सुप्रीम कोर्ट के बड़ी अच्छे वक्ता हैं, वकील हैं, पॉपुलर हैं, वरिष्ठ वकीलों में गिनती होती है उनकी, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, प्रशांत भूषण, यह लोग एक कैटेगरी में आते हैं। प्रशांत भूषण ने बयान दिया है, इंटरव्यू भी दिया है। उन्होंने कहा अन्ना हजारे आंदोलन के वह एक बहुत मुख्य चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल और या प्रशांत भूषण, यह लोग। तो अरविंद केजरीवाल तो राजनीति में आ गए। प्रशांत भूषण ने कहा कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी मनमोहन सिंह के खिलाफ आंदोलन करके। हालांकि जो जो आरोप लगाए गए थे, किसी भी आरोप उनके ऊपर चपका नहीं हुए, सब बरी हो गए। आरोप सिद्ध नहीं कर पाया कोई, कोयला घोटाला हो या 2G हो, कुछ भी हो, नहीं साबित कर पाया। अब उन्होंने कहा कि उस आंदोलन में आरएसएस ने घी डाला था और आरएसएस के लोग बसों में भर भर करके भीड़ जुटा रहे थे वहां पर, और उस आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक किया गया था और अन्ना हजारे मिले हुए थे आरएसएस से, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना था, भाजपा को सत्ता में लाना था, वह अवसर था। इसका लाभ लेकर के मनमोहन सिंह को हटाया गया और आए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, चूक हो गई, यह प्रशांत भूषण का कहना है। उन्होंने आधिकारिक बयान दिया है। सॉरी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से शीर्ष नेता, जिन बुजुर्ग नेता कहें, सीनियर नेता जिन्हें कहें, उन लोगों ने भी दबी जुबान में कहीं न कहीं ये कहा है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। तो ये कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, भूल तो बहुत से लोगों से हुई है। तो फिर अन्ना हजारे को फिर आना चाहिए था आंदोलन करने के लिए कि भाई अमेरिका ने छापा है, चेहरा छापा है, आके मोदी जी से पूछते
या आरएसएस वाले से, भैया मैं तो आजादी की लड़ाई लड़ा था, हमें तो नहीं पता, उनका नाम कहीं मिला नहीं मुझे। मैंने बहुत इतिहास को टटोलने की कोशिश की परमार भाई, कि अन्ना हजारे का कहीं नाम मिल जाए, कोई तस्वीर आ जाए, कहीं कुछ आ जाए, कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो एक ढोंग था ना, देश को गुमराह किया गया था अन्ना हजारे के जरिए। किसान आंदोलन में भी नजर नहीं आए। अब देश त्राहिमाम कर रहा है, देश क्या नाम है कि परेशान हो रहा है, बेरोजगारी से, हर चीज से परेशान हो रहा है, तभी भी उनका आता पता नहीं है। देखिए सर, जिन लोगों के इतिहास नहीं होते वे अक्सर फर्जी इतिहास गढ़ लिया करते हैं अपने आप को प्रतिष्ठापित करने के लिए। तो अन्ना हजारे मुझे भी नहीं पता, मैंने बहुत अध्ययन किया है आजादी की लड़ाई का और बहुत सारे इतिहास का, तो मुझे भी खैर वो नहीं कहीं मिले। लेकिन हो सकता है वो उनकी उम्र हो गई है, अब नहीं इतनी शक्ति बची कि वो भी आंदोलन कर सके। हो सकता है, लेकिन समय भी समाप्त हो रहा है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लेख छाप करके आरएसएस और मोदी के खिलाफ इनके चेहरे जो है ना, काले चेहरे और चरित्र जो है, उसको विश्व के सामने उजागर कर दिया कि यह नफरत बोने वाले लोग हैं, पहली चीज। और दूसरा, भारत के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा साजिश सत्ता में बैठे हुए लोग और आरएसएस कर रहे हैं। अब इस देश को के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी इस देश के युवा पर है। अब देश क्या सोच रहा है, युवा क्या सोच रहा है, फैसला उसे करना है। हमने उन तथ्यों को रखने का प्रयास किया। ओम परमार जी के जरिए यह भी जानने की कोशिश की कि ओम परमार जी इन सभी चीजों से जुड़े रहते हैं, गरीबों से, बेरोजगारों से, किसानों से। तो क्या सच्चाई है, उधर क्या सोच रहे हैं, और एसआईआर को लेकर के क्या इसी के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत तो एसआईआर नहीं हो रहा है, इन सभी चीजों को लेकर के। लेकिन अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख से भाजपा और आरएसएस को मिर्ची तो तेज की लगी है, क्योंकि विश्व में अब इन लोगों का चेहरा उजागर हुआ है। अंजाम क्या होगा, जब आगे टिप्पणियां आनी शुरू होंगी तब इस पर चर्चा फिर करेंगे। लेकिन इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, और आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली खबर के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और ओम परमार भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लाइव कार्यक्रम में जुड़े और अपने हमारे दर्शकों से आपने शेयर किए अपने ज्ञान को। और कल फिर किसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।